Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ऑप्टिक्स चल रहा था फिजिक्स में और आज हम लोग इसके पहले वीडियो में रिफ्रैक्शन देखे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या क्या है ना। रिफ्रैक्शन तो हम लोग देख चुके, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन क्या है यह हम लोगों ने देख चुका। आज देखेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या क्या है ना। आप कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आज क्या देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो यहाँ पर 7 पॉइंट है, लेकिन यह 7 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम देखें तो आप यह चीज़ जान लीजिए, उसमें यह एग्जाम में हमेशा यह ट्राई की जाती है आपसे, यह चाहता है एक प्रश्न कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझे हैं कि नहीं या अच्छे से जानते हैं कि नहीं। अगर अच्छे से जानते हैं तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जो कुछ भी हो आप बना लेंगे और कहीं फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ धुंधलापन है, तो वहाँ पर आप फंसेंगे और वो वैसा ऑप्शन डालेगा। तो इसलिए हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं ताकि जो रिफ्रैक्शन का नियम है इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको कहीं भी फंसा ना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पॉइंट जो देखते हैं इसके रिफ्रैक्शन के नियम का क्या है उस पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण इंसिडेंट रे, यह तो आप लोग जानते ही हैं कि जो किरण किसी माध्यम जब मान लीजिए हम अपवर्तन की बात करते हैं तो ये 2 माध्यम में होता है। तो जब मान लीजिए एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है ना, तो ये दोनों माध्यमों में यह जो आने वाली किरण पहले आती है और यह सीधा ना जाकर के अभिलंब की तरफ आती है या अभिलंब से दूर जाती है, यही 2 घटना तो होती है। तो इसमें जो आने वाली किरण है वह क्या होगी, आपतित किरण। क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। तो वही कह रहा है आपतित किरण अभिलंब भी आप समझ ही रहे हैं, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। और जो यहाँ पर नीचे जो किरण अपवर्तित होती है ना, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो वो तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। बताइए पॉइंट नंबर 1 में कोई दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण जो ये इंसिडेंट रे जो आया यह आपतित किरण हो गया, और यहाँ पर यह जो अभिलंब है इस अभिलंब से दूर हटती है या इसमें सटती है, तो यह दोनों ही किरण ये क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण है ना। तो वही हो गया आपका अपवर्तित किरण। और जो बीच में ये जो बीच में अभिलंब है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो है बीच वाला यह अभिलंब है। तो ये तीनों क्या है, एक ही समतल में हो रहा है। वही बात कर रहा है कि आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित है। यह जो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट बी है, तो यह जो पॉइंट बी है ये आपका क्या हो गया, एक ही समतल में हो गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे देखिए हम इसको साफ करके दिखाते हैं आपको इसमें क्या है, यह आप आराम से समझ सकते हैं। इसका फोटो अगर आपने अपवर्तन का देखा होगा, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है और यह हमारा यहाँ से अभिलंब है एक, ठीक है ना, यह अभिलंब हो गया। ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से आपका ये किरण ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये मान लीजिए अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है ना, ये दूर भाग गई अभिलंब से। तो यह क्या हो गया, अपवर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। इसको ये हो गया अपवर्तित किरण। यहाँ से जो ये किरण आई ये हो गया इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण, और यह बीच वाला हो गया अभिलंब है ना, नॉर्मल यह हो गया अभिलंब। तो कह रहा है आपतित किरण है ना, ये वाला है ना, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही समतल में होंगे। ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होंगे। तो पहला पॉइंट तो साफ समझ में आता है, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक बात तो जान लीजिए मित्र, जब तक 2 माध्यम नहीं होगा, 2 मीडियम नहीं होगा, अलग अलग 2 माध्यम नहीं होगा, तो क्या अपवर्तन संभव है, नहीं। अगर आप समझें तो अपवर्तन हम किसको कहते हैं, अपवर्तन हम कह रहे हैं कि जब 2 माध्यम बनती है और उसमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश इन करती है, और इन करते समय ही वो क्या होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं उस तिरछी होने को, कि ये अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर सटती है ना। पर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहां से यह बात साफ है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह
ध्रुव सत्य है, लेकिन जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हल्की तिरछी होती है। और यह जो हल्की तिरछी होने की घटना है, इसी को हम लोग फिजिक्स के शब्दों में कहते हैं कि वह अभिलंब की ओर सटती है या अभिलंब से दूर जाती है। यह तिरछा होने की घटना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती। हाँ, एकदम नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है और यह आपको हरदम ही कहना है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है या अभिलंब से दूर हटती है। इसी को आप देसी भाषा में कहें तो वह हल्की तिरछी होती है। और यह जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करती है तो वो क्या होती है, हल्की तिरछी होती है। और इस हल्की तिरछी होने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो किन्हीं दो माध्यमों के बिना कभी भी अपवर्तन संभव नहीं है। तो क्या कहा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण है ना, आपतन कोण इंसिडेंट रे के जिया अर्थात साइन। देखिए ये हिंदी में लिखा है जिया कोजिया 6 को 6 साइन कॉस 10 अस्पो कस्पो, ये होता है ना साइन कॉस 10 से कॉसे कॉट, इसी को हिंदी में बोला जाता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया, मतलब साइन को हिंदी में जिया बोलते हैं, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया है ना, ये जो अपवर्तन कोण की जिया साइन अर्थात आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात एक कांस्टेंट होता है। कह रहा है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का जो साइन की वैल्यू है और जो अपवर्तन कोण के साइन की वैल्यू है, दोनों का जो अनुपात होता है वह एक कांस्टेंट होता है, वह एक नियतांक होता है। क्या बोला कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो अलग अलग माध्यम के लिए, देखिए अपवर्तन की घटना है तो दो माध्यम तो होना अनिवार्य है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया है ना, आपतन कोण की जिया का मतलब क्या हुआ, आई एंगल का मान है ना, साइन आई का मान आपतन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया का मान क्या हुआ, साइन आर। यह जो नीचे आर एंगल बन रहा है साइन आर, और यहाँ जो एंगल ये आई बन रहा है ये साइन आई है, और ये एंगल जो बन रहा है ये साइन आर। तो साइन आई मतलब आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया अर्थात साइन आर, इसकी जो अनुपात है का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू है ना, म्यू कांस्टेंट। ये म्यू है, म्यू कांस्टेंट लेते हैं, ये अपवर्तनांक का एक सिंबल भी है। तो साइन आई बटे साइन आर और म्यू कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं तीसरा पॉइंट पर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ना जाने कितने ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा आपको। क्या कहा गया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अर्थात क्या, प्रकाश का अगर अलग अलग कलर है तो प्रत्येक कलर का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। अब यहां पर एक बात समझिए, बहुत बारीक बात है। अपवर्तनांक अलग अलग होने का मतलब क्या होता है, प्रकाश के रंग डिफरेंट डिफरेंट हैं तो उसके रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। प्रकाश का रंग अगर अलग अलग है तो उसका अपवर्तन भी सभी रंगों का अलग अलग होगा। अपवर्तन का मतलब आप डायरेक्ट एक बात समझिए, प्रकाश का हल्का तिरछा मुड़ना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हल्की तिरछी होती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब जो यहाँ पर आप इसके संदर्भ में बात करें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अगर कलर अलग अलग है तो उसमें तिरछी होने की घटना भी सब में अलग अलग होगी। ये नहीं कि अगर रेड कलर का है और ब्लू कलर का है दोनों में एक ही जैसा होगा, ऐसा बात नहीं है। अलग अलग रंगों के साथ प्रकाश की जो हल्की तिरछी होने की घटना, हल्की मुड़ने की घटना है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, वह सब में अलग अलग होगा। अर्थात लाल रंग के लिए कुछ होगा, बैगनी रंग के लिए कुछ होगा, अर्थात ब्लू रंग के लिए कुछ और होगा, हरा रंग के लिए कुछ और होगा। ये तीसरा पॉइंट देख लिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। आगे देखिए, तरंग दैर्ध्य सुपर हीट पॉइंट है, देखिएगा इसको, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इसको समझना है अभी तुरंत समझ लीजिए। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्ध्य जितना बढ़ेगा अपवर्तनांक उतना घटेगा। अब देखिए, तरंग दैर्ध्य को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ पर समझिए क्या कहा, तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक कम हो जाता है।
अब इसका मतलब है जिस रंग का अपवर्तनांक जिस कलर का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना कम होगा। अर्थात तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अपवर्तनांक का मान कम हो जाने का क्या मतलब है भाई? अपवर्तनांक का मान कम होने का मतलब है प्रकाश की जो तिरछी होने की घटना है वह उसमें कुछ ज्यादा होना और कुछ कम होना, यही ना है। अपवर्तनांक का मतलब क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है या अविलंब से दूर जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हल्का तिरछी मुड़ जाती है और इस मुड़ने की घटना को अपवर्तनांक कहते हैं। तो कहीं ये अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब है कहीं ज्यादा मुड़ रहा है और अपवर्तनांक कम होने का मतलब है कहीं कम मुड़ रहा है। तो ये क्या कहा कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अर्थात तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश का जितना ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। तरंग दैर्ध्य जिस रंग का जितना ज्यादा होगा अपवर्तनांक उस रंग का उतना ही कम होगा, है ना। अपवर्तनांक उस रंग का उतना ही कम होगा। अब देखिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने से कारण क्या होता है, उसमें वो मुड़ने की घटना कम होती है। ये स्वाभाविक बात है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा वह जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसमें मुड़ने की घटना उतनी कम होती है, अर्थात उसका अपवर्तनांक कम होता है। और जिसमें तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद क्या होती है, उसमें मुड़ने की घटना ज्यादा होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो जिन जिन रंगों का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसमें अपवर्तनांक की घटना ज्यादा पाई जाएगी और जिसमें जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होगा उसमें अपवर्तनांक की घटना कम होगी। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। यह छोटा सा एक लाइन बहुत बड़ा फिजिक्स का बहुत बड़ा सार लेके बैठा है ना, कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्ध्य जितना बढ़ेगा अपवर्तनांक उतना घटेगा और अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा तरंग दैर्ध्य उतना घटेगा। यही कारण है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है इसलिए लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत कम है, और ब्लू रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है इसलिए उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है। पांचवा देखिए, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो आप पहले दिमाग लगाइएगा। अपवर्तनांक पूछ रहा है तो पहले हमको तरंग दैर्ध्य देखना है कि तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है। इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, इसका तरंग दैर्ध्य कम उसका अपवर्तनांक ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए यहां तक तो पॉइंट ठीक था। छठा पॉइंट टेम्परेचर से संबंधित है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाता है। देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसके साथ साथ भी अपवर्तनांक का मान कमता है। यही बात कर रहा है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए इसको काउंट उतना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ताप का अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर का किसी प्रकाश के किरणों पर के टेम्परेचर पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, है ना। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके टेम्परेचर बढ़ने पर भी अपवर्तनांक का मान घटता है ना, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। बहुत छोटा मात्रा में ये परिवर्तन होता है, लेकिन होता है, परिवर्तन होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा। ये सब ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। सातवां पॉइंट है, देखिए क्या कर रहा है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पूछा जा रहा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, बटे
माध्यम में प्रकाश की चाल। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की जो रेशियो होगी, दोनों का जो अनुपात होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू। तो क्या हुआ? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। एक में देखिए निर्वात में अर्थात वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, हाँ, तथा एक किसी मीडियम में तथा उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल का अनुपात है, इस दोनों को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्र, अपवर्तनांक के नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम लोगों ने देखा। आप अगर वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको 100% दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो आपको समझने में नहीं आया होगा। जो वर्ड थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत करता होगा, हमने उस पर चर्चा इतने अच्छे से की है कि वो आपको 100% समझ में आएगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।